मैं योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा आप सभी भक्तगणों का भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर 5 मेघ विहार बाईपास रोड आगरा में स्वागत करता हूँ। इस योग शिक्षा की पहली कड़ी को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमारे सीनियर योग गुरु श्री S.K. सक्सेना जी ने बहुत अच्छा व्याख्यान योग के इतिहास, उसके विकास और उसकी अच्छाई और योग करने के तरीकों पे और कहाँ कहाँ योग सीख सकते हैं, कहने का मतलब विस्तार से हमने योग के बारे में कल जाना था। और आज इस कड़ी से हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। वो ये कि अब आप योग के बारे में तो जान गए कि योग है क्या, इसका इतिहास क्या है, इसे कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि योग कितने तरीके से किया जाता है, योगासन की कितनी प्रक्रियाएं हैं, और हम एक एक करके आपको प्रतिदिन आपके सामने प्रस्तुति देंगे। और हमारे वरिष्ठ योग गुरु श्री योग शिक्षक और योग गुरु और श्री S.K. सक्सेना जी जो दुनिया भर को योग सिखाते हैं, सरकारी और गैर सरकारी प्रशिक्षण केंद्रों में ले जाके योग सिखाते हैं। उनको लोग नाम से बुलाते हैं, बहुत विख्यात गुरुदेव हैं हमारे। आज हमारे बीच हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ हैं और आप सबको योग सिखाने के लिए दिल से तैयार हैं। इसी क्रम में हम आज अपने योग गुरु शिक्षक श्री S.K. सक्सेना जी से अनुरोध करेंगे कि वो आज हमें ओम उच्चारण के साथ भस्त्रिका प्राणायाम की एक प्रस्तुति दें। और मैं उनसे कर जोड़ निवेदन करता हूँ कि पहले हमें भस्त्रिका के बारे में बताएं कि आखिर ये है क्या, क्यों किया जाता है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आदि आदि। बाकी बातें तो सक्सेना जी ही आपको बताएंगे। आपसे मेरा एक अनुरोध है, हम बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं आपके सामने ये सब प्रस्तुति लाने के लिए। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, तभी हम समझेंगे कि हमारी मदद सफल हुई। इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और अपने परिवारजनों में, मित्रजनों में इसको शेयर भी कीजिए। आप हमारे इस चैनल को आखिर तक, हमने 300 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए हैं, आप आखिर तक जाके देखेंगे तो हमारे वरिष्ठ योग शिक्षक श्री S.K. सक्सेना जी ने पार्क में, समूह में कई बार योग किया है और हमने उनकी वीडियो पहले से ही अपलोड की हुई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे तक जाके देखें तो आपको पहले से ही हमारे योग की बहुत सारी योग क्रियाएं मिल जाएंगी। पर हम चाहेंगे कि वो एक बार पुनः अलग अलग तरीके से आपको सिखाने के लिए ये प्रस्तुति दें तो बेहतर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री S.K. सक्सेना जी, हमारे योग गुरु शिक्षक से निवेदन करता हूँ कि आज हमें भस्त्रिका प्राणायाम की प्रस्तुति दें। धन्यवाद आदरणीय श्री वर्मा जी। आप लोक सेवा के लिए, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रखने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम ये प्रस्तुत कर रहे हैं YouTube के माध्यम से। और जैसा कि आज की प्रस्तुति भस्त्रिका प्राणायाम पर होगी तो मैं उसको शुरू करता हूँ।
मैं सुशील कुमार सक्सेना योग शिक्षक सभी को प्रणाम करता हूँ। और भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हम ओम शब्द का उच्चारण करेंगे और ओम शब्द के लिए भी हमें लंबा गहरा श्वास अंदर भरना है। और फिर ओ शब्द का अगर हम 90 बार उच्चारण करते हैं तो हिंदी का माँ शब्द का उच्चारण 30 बार करना है। तो प्रारंभ करते हैं। लंबा गहरा श्वास अंदर, द्वितीय बार लंबा गहरा श्वास अंदर, फेफड़े फूलने चाहिए। तृतीय और अंतिम बार लंबा गहरा श्वास अंदर, आठों प्राणायाम की कड़ी में सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए और जो विगत वर्ष जो महामारी आई उसमें इम्यून पावर पर ज़्यादा जोर दिया गया। तो इम्यून पावर बढ़ाने के लिए हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं और इसकी अवधि 3 से 5 मिनट की है। इसको नहीं करना चाहिए जो लोग अस्वस्थ हैं, बहुत बड़ी बीमारी से उठे हैं, उनको कुछ अवधि वेट करने के पश्चात इसको करना चाहिए। और जब प्रारंभ करें तो वो धीमी गति से करें और उसके बाद में अपनी गति को धीमी और मध्यम के बीच हम रखते हैं। जब बहुत पुराने अभ्यासी हो जाएं तब भले ही वो तेज कर सकते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए लंबा गहरा श्वास अंदर, फेफड़े फूलेंगे और प्रयत्न पूर्वक बाहर, यानी लंबा गहरा श्वास अंदर भरने के साथ हमारे लंग्स वी शुड स्ट्रेच आउट, ये फूलने चाहिए। और जब हम श्वास को रिलीज करते हैं, जब श्वास का प्रश्वास बाहर निकालते हैं तो ये हमारा डायफ्राम खाली होना चाहिए और खाली होने के लिए हमें फोर्सफुली उसको बाहर निकालना है। लेकिन ये कपालभाति प्राणायाम नहीं है, इसको इस तरीके से नहीं निकालना है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ लंबा गहरा श्वास अंदर भरना है, फेफड़े फूलने चाहिए और प्रयत्न पूर्वक बाहर। जब मैं नॉर्मल वे में श्वास अंदर भरूंगा तो लंबा गहरा श्वास अंदर भरूंगा और नॉर्मल वे में श्वास बाहर निकालने के लिए बाहर निकाल दूंगा। लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम में लंबा गहरा श्वास अंदर भरना है और प्रयत्न पूर्वक बाहर, यानी हमें थोड़ा सा हल्की सी कोशिश करनी है, प्रयत्न करना है श्वास को बाहर निकालने के लिए। इस भस्त्रिका प्राणायाम करने के फायदे क्या हैं? भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए इससे जो हमको लाभ मिलेगा वो शरीर की इम्यून पावर, शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता, शरीर की तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, इसको सशक्त बनाने के लिए लंबा गहरा श्वास अंदर, फेफड़े फूलेंगे और प्रयत्न पूर्वक बाहर। और इसके फायदे पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, थाइमस ग्रंथियों के संतुलित रूप में श्रवण के लिए, इन ग्रंथियों के बैलेंस सेक्रेशन के लिए हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास अंदर, फेफड़े फूलने चाहिए और प्रयत्न पूर्वक बाहर।
लंबा गहरा श्वास अंदर भरते हुए, फेफड़े फुलाते हुए और प्रयत्नपूर्वक श्वास को बाहर फेंकते हुए हम कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। इसकी अवधि, ड्यूरेशन ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम, इसकी अवधि 3 से 5 मिनट की है और समय के अनुसार आप 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं। रोग की अवधि में, रोग की स्थिति में जब आप रोग से उठे हैं और ये शुरू किया है तो इसकी अवधि धीरे धीरे इसकी गति को धीमी रखते हुए इसका जो ड्यूरेशन है, जो अंतराल है, वो बढ़ा सकते हैं। तो लंबा, मैंने बताया कि ये 3 से 5 मिनट तक नॉर्मल वे में करना है। लंबा गहरा श्वास अंदर, फेफड़े फूलेंगे और प्रयत्नपूर्वक बाहर। यही प्रक्रिया बारंबार अपनाते हुए हम कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास अंदर, द लंग शुड स्ट्रेच आउट एंड when we take out the breath, the diaphragm should be empty. लंबा गहरा श्वास अंदर, फेफड़े फूलने चाहिए और प्रयत्नपूर्वक बाहर। तो ये अवधि 3 से 5 मिनट की है। मैं प्रदर्शन के दृष्टिकोण से इसको पूरी अवधि के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको, क्योंकि जो भी भस्त्रिका के संबंध में मेरी जानकारी में है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए एक्यूप्रेशर की एक्सरसाइज है। नाखून और नाखून के पीछे का मांसल भाग, इसको दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे। दूसरे हाथ की जिस इंडेक्स फिंगर, तर्जनी और ये थंब टिप, अंगुष्ठ के अग्रभाग से दूसरे हाथ के नाखून और नाखून के पीछे का मांसल भाग दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे। शरीर की इम्यून पावर बढ़ाने के लिए, शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए। तो इंडेक्स फिंगर 1 2 3 4, मिडिल फिंगर 1 2 3 4, रिंग फिंगर 1 2 3 4 और लिटिल फिंगर 1 2 3 4, थंब टिप 1 2 3 4। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में सबसे पहले तर्जनी 1 2 3 4, मध्यमा 1 2 3 4, अनामिका 1 2 3 4 और ये कनिष्ठा 1 2 3 4, अंगुष्ठ का अग्रभाग 1 2 3 4। दोनों हाथ घुटनों पर और 3-3 बार के क्रम में 3 बार ताली, और जब कंटिन्यूस ताली बजाएंगे तो चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए एक्यूप्रेशर का संपूर्ण व्यायाम और ताली बजाने की एक प्रक्रिया है। चारों उंगलियां जुड़ी रहनी चाहिए, अंगुष्ठ बाहर, एयर प्रेशर को कंप्रेस करना है। तो प्रारंभ करते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, लगातार स्माइल, चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। जस्ट राउंड। तो ये हमने किया भस्त्रिका प्राणायाम का प्रथम चरण और इसकी अवधि 3 से 5 मिनट। इसका लाभ शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता, शरीर की इम्यून पावर बढ़ाने के लिए। और जब हम क्रम में प्राणायाम प्रक्रिया अपनाते हैं तो उसमें जो हम प्राणायाम कर रहे हैं, जो हम योग कर रहे हैं, तो उसमें भस्त्रिका प्राणायाम अभी हमने समझा। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम मोटापे को कम करने के लिए, ये शरीर की जो बैली है इसको कम करने के लिए, ये पेट के जो
उभरा हुआ आमाशय, ये हमारी जो बैली है इसको कम रखने के लिए, और जो मधुमेह है इसके निवारण के लिए, आमाशय की पाचन प्रणाली सशक्त बनाने के लिए, आमाशय और उसके आसपास जितने भी ईश्वर ने अंग प्रदान किए हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, इनकी कार्य प्रणाली सशक्त बनाने के लिए हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। मैं जिस आसन में बैठा हूँ ये सुखासन है, और जो आसानी से पद्मासन में बैठ सकते हैं उसमें ये दाहिने पैर का तलवा ये ऊपर दिखाई देना चाहिए। ये पद्मासन और सिद्धासन में दोनों पैर के तलवे ये ऊपर दिखाई देने चाहिए। ये सिद्धासन है। तो सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में बैठे हुए और वज्रासन में भी बैठकर ये किया जा सकता है। जिनके घुटने में दर्द है वो कोई भी ऐसा प्राणायाम व्यायाम ना करें जिसमें एड़ियां हिप से टच होती हों। मैं वज्रासन में बैठा हुआ हूँ, इसमें एड़ियां हिप से टच हो रही हैं। तो जिनके घुटने में दर्द है उनको वज्रासन में नहीं बैठना है, यानी एड़ियां हिप की ओर नहीं जानी चाहिए। तो सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, जिस आसन में भी स्थिरता पूर्वक, सुखपूर्वक लंबी अवधि के लिए बैठ सकें उसमें बैठे हुए ध्यान मुद्रा लगाते हैं। ये मुद्रा ध्यान मुद्रा है। ये इंडेक्स फिंगर और ये थंब टिप ये दोनों आपस में टच हैं, शून्य बना हुआ है, तीनों उंगलियां बाहर और ये घुटनों पर है। ये सुखासन में इस प्रकार इसका पोस्चर बनता है। तो अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए लंबा गहरा श्वास अंदर और नाभि को पीठ से सटाते हुए झटके के साथ स्ट्रोक के जरिए श्वास को बारंबार बाहर फेंकेंगे। इसकी 3 गतियां होती हैं, धीमी, मध्यम और तेज। हम अपनी गति को धीमी और मध्यम के बीच रखते हैं। हार्ट और हाई बीपी के पेशेंट, बीमारी से, लंबी बीमारी से उठे हुए पेशेंट इसको धीमी गति से करेंगे। हम अपनी गति को धीमी और मध्यम के बीच रखते हैं। बहुत पुराने अभ्यासी इसको तेज गति से करते हैं। तो नाभि को पीठ से सटाते हुए झटके के साथ श्वास को बारंबार बाहर फेंकते हुए, ये न सोचते हुए कि श्वास कब अंदर आएगा, हम कर रहे हैं कपालभाति प्राणायाम। इस लंबी अवधि का प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये जो स्ट्रोक हम ले रहे हैं ये हमें अपनी शरीर की सामर्थ्य के अनुसार 100 से 300 बार तो मिनिमम हमें करना ही चाहिए। नाभि को पीठ से सटाते हुए झटके के साथ स्ट्रोक के जरिए श्वास को बारंबार बाहर फेंकते हुए, ये न सोचते हुए कि श्वास कब अंदर आएगा, हम कर रहे हैं कपालभाति प्राणायाम। हमारे तन के रोग, मन के विकार, टॉक्सिन्स हर श्वास के साथ बाहर हो रहे हैं। ऐसा ध्यान करते हुए नाभि को पीठ से सटाते हुए झटके के साथ श्वास को बारंबार बाहर फेंकते हुए हम कर रहे हैं कपालभाति प्राणायाम। लंबी अवधि का प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। और जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम भी लंबी अवधि का प्राणायाम। न कंधे उचकेंगे न मुंडी हिलेगी, बिल्कुल सहज भाव के साथ। नाभि को पीठ से सटाते हुए झटके के साथ
स्ट्रोक के जरिए श्वास को बारंबार बाहर फेंकते हुए कपालभाति प्राणायाम। चेहरे पर आभा, ओज, तेज, सौंदर्य, उसके लिए कपालभाति प्राणायाम। आमाशय की पाचन प्रणाली सशक्त बनाने के लिए प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। आमाशय और उसके आसपास ईश्वर ने जितने भी अंग प्रदान किए हैं उनकी कार्य प्रणाली सशक्त बनाने के लिए कपालभाति प्राणायाम। न कंधे उचकेंगे न मुंडी हिलेगी, बिल्कुल सहज भाव के साथ। मैं इसको चूँकि प्रदर्शन के दृष्टिकोण से कर रहा हूँ इसलिए लंबी अवधि के लिए नहीं करूँगा, एक सिर्फ डेमो के दृष्टिकोण से है। और इसके साथ ही हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, एक्यूप्रेशर की एक्सरसाइज। चारों उंगलियाँ बाहर खुली हुई और झटके के साथ बाहर की ओर फ्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5। एक बार और 5 4 3 2 1। अंगुष्ठ अंदर मुट्ठी बंद, गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स 5 4 3 2 1। हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई, कंधे पर लाएंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2। अंतिम बार 1 2। दोनों हाथ दाएं बाएं कंधे पर लाएंगे, कोहनी सामने टच, गोल बड़ा शून्य बनाएंगे। शोल्डर जॉइंट्स को ओपन करने के लिए सर्वाइकल जोन की कार्य प्रणाली सशक्त बनाने के लिए एक ऊपर उठाएंगे, गोल शून्य बनाएंगे, कोहनी सामने टच। 2 3 4 5। रिवर्स 5 4 3 2 1। दोनों हाथ घुटनों पर, कंधों से गोल बड़ा शून्य बनाएंगे। जब कंधे ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ऊंचा उठाएंगे जितना मैक्सिमम उठा सके। रीढ़ की हड्डी के मनके उठने चाहिए। प्रारंभ करते हैं। 1 ऊपर उठाइए मैक्सिमम कंधों को गोल घुमाते हुए। 2 3 4 5। रिवर्स 5 4 3 2 1। इसी के साथ एक्यूप्रेशर की एक्सरसाइज करते हैं। अंगुष्ठ के नीचे का मांसल, ये उठी हुई कलाई पर उठी हुई बोन, पाइल्स प्रोस्टेट के लिए, आमाशय की पाचन प्रणाली सशक्त बनाने के लिए। इसको दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। प्रेस एंड टेक इट आउट, प्रेस एंड टेक इट आउट। प्रारंभ करते हैं। 1 2 3 4 5। बाएं हाथ से दाहिने हाथ में 1 2 3 4 5। जिस ट्रैक से हम पानी पीते हैं उसी ट्रैक से भोजन करते हैं, सॉलिड पदार्थ खाते हैं, लिक्विड खाते हैं। जब ईश्वर जो प्रक्रियाएं करता है अंदर, तो उसके लिए जो दूषित जल होता है, जो दूषित लिक्विड होता है, उसको एक रास्ते से निकालता है। जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको दूसरे रास्ते से निकालता है। तो उसकी कार्य प्रणाली सशक्त बनाने के लिए जल प्रबंधन की ये कलाई पर ये नेचर का बना वी पॉइंट है। इसको दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे। 1 2 3 4। हथेली के मध्य में किडनी पॉइंट। 1 2 3 4। लिटिल फिंगर का टिप। 1 2 3 4। जल प्रबंधन के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में, कलाई के मध्य में नेचर का बना वी पॉइंट। 1 2 3 4। हथेली के मध्य में किडनी पॉइंट। 2 3 4। लिटिल फिंगर का टिप। 1 2 3 4।
और जो शरीर के अंदर ईश्वर ने हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रदान किए हैं अपनी सृष्टि चलाने के लिए, तो वो जब तक हमारे शरीर में हैं वो निरोग रहें, उसके लिए ये कलाई से नीचे नीचे तक 4 इंच का भाग, ये जितनी भी डिजीज़ हैं, योग की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। पहले मातृशक्ति वो चूड़ियाँ पहनती थी और जेंट्स एक हाथ में कड़ा बांधते थे, दूसरे हाथ में रक्षा सूत्र बांधते थे। अब वो प्रक्रिया नहीं रही, तो उसके लिए ये जो अंगुष्ठ वाली साइड की ये बोन है और अंगुष्ठ वाली साइड की बोन और लिटिल फिंगर साइड की टाइप ये बोन, तो इसको चूड़ियाँ टच करती हैं। जो कड़ा होता था वो टच करता था, रक्षा सूत्र टच करता था, तो उसको दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे। शरीर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कार्य प्रणाली सशक्त बनाने के लिए और जब तक वे शरीर में है उनको निरोग रखने के लिए अंगुष्ठ वाली साइड कलाई से नीचे 4 इंच का भाग दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए। 1 2 3 4 5, ये लिटिल फिंगर वाली टाइप साइड 1 2 3 4 5। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में कलाई से नीचे 4 इंच का भाग 1 2 3 4 5। और ये लिटिल फिंगर वाली टाइप साइड, इससे कलाई से नीचे 4 इंच का भाग 1 2 3 4 5। और ये हार्ट का पॉइंट कनिष्ठा के नीचे इस रेखा के ऊपर, ये सिर्फ लेफ्ट हैंड में है। तो ये उठा हुआ पर्वत है, ये इसको दबाना है छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है, हृदय की कार्य प्रणाली सशक्त बनाने के लिए। 1 2 3 4 5। और अभी हमने कपालभाति प्राणायाम किया मधुमेह के नियंत्रण के लिए, डायबिटीज के नियंत्रण के लिए, तो इसके लिए पैंक्रियाज ग्लैंड की कार्य प्रणाली सशक्त बनाने के लिए, ताकि वो बैलेंस सेक्रेशन कर सके। हमने किया कपालभाति प्राणायाम। और ये जो लिटिल फिंगर है इसका पर्वत और ये रिंग फिंगर का पर्वत, इन दोनों के बीच में ये गड्ढा है, इसको दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, पैंक्रियाज ग्लैंड के बैलेंस सेक्रेशन के लिए। 1 2 3 4 5। बाएं हाथ से दाहिने हाथ में 1 2 3 4 5। हार्ट का पॉइंट सिर्फ लेफ्ट हैंड में है, राइट हैंड में हार्ट का पॉइंट नहीं है। जोड़ों की कार्य प्रणाली सशक्त बनाने के लिए दोनों फिंगर्स के बीच में जो चैनल्स हैं, नालियां हैं, इनको दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच चैनल 1 2 3 4 5। रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच में चैनल 1 2 3 4 5। और अंगुष्ठ और इंडेक्स फिंगर के बीच चैनल 1 2 3 4 5। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में तर्जनी और मध्यमा के बीच चैनल जोड़ों की कार्य प्रणाली सशक्त बनाने के लिए 1 2 3 4 5। मध्यमा और ये अनामिका के बीच चैनल 1 2 3 4 5। अनामिका और कनिष्ठा के बीच चैनल 1 2 3 4 5। अंगुष्ठ और प्रथमा के बीच चैनल 1 2 3 4 5। ओम सभी को प्रणाम। आज हमने श्री सक्सेना जी से बहुत अच्छा प्रदर्शन कपालभाति और भस्त्रिका का सीखा। उम्मीद है आपको ये प्रशिक्षण, ये कला, ये योग करने की विद्या अवश्य पसंद आई होगी। और मैं अगली कड़ी में आपको अनुलोम विलोम, वायु प्रणाम आदि का प्रदर्शन श्री सक्सेना जी के द्वारा करवाने जा रहा हूँ। और हमसे आप जुड़े रहिए ताकि प्रतिदिन की भांति हम आपको ये प्रदर्शन देते रहें और आपको योग विद्या सिखाते रहें। हमारा उद्देश्य है कि हम विश्व लेवल पे बहुत सरल विधि से
सक्सेना जी के द्वारा हम ये प्रदर्शन करें ताकि आप तक जन जन तक ये विद्या पहुंच सके और इसका फायदा हम आप तक पहुंचा सकें। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारा ये मंदिर जो भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर के नाम से उत्तर भारत में प्रसिद्ध है, आगरा में स्थित है, 5 मील बिहार सेंट पॉल स्कूल बाईपास के पीछे। ये एक सतयुग का मंदिर है। यहाँ जो मेन देवी देवता हैं वो महाकाल और नारायण और नारायणी है, भगवान ज्ञानदेव मुनि का रूप। और यहाँ आप जब भी आगरा आए तो आप इस मंदिर में ताजमहल देखना है तो इसको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करें। यहाँ रोज प्रतिदिन सुबह हमारे योग शिक्षक श्री सक्सेना जी और इनके शिष्यगण सुबह योग प्रशिक्षण मंदिर में देते हैं। बहुत से लोग जुड़ते हैं, आप भी उसका हिस्सा बनिए, ये हमारी आपसे विनती है, अनुरोध है। और आपको बताते हुए मैं हर्ष है कि हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं। पहले का नाम जिसे आप देख रहे हैं भगवान ज्ञानदेव गंगा माता टेम्पल, दूसरा है स्पिरिचुअल मोटिवेशनल टिप्स फॉर ए हैप्पी लाइफ, जिसमें हम इसी तरह की प्रस्तुतियाँ और प्रवचन करते हैं। और इसके साथ हमारा एक फेसबुक का पेज भी है जिसका नाम है स्पिरिचुअल डेस्क ऑफ योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा। आप इन तीनों को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर और इसके अलावा उनको बता के सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करवा दीजिए। इसके अलावा मैं अपने कुछ स्पिरिचुअल ब्लॉग भी लिखता हूँ। आप blogger.com पर जाके उन्हें सर्च कर सकते हैं। मेरा ब्लॉग का टाइटल है स्पिरिचुअल मोटिवेशनल ब्लॉग्स ऑफ योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा। मैं भी आने वाले समय में आपको काफ़ी कुछ प्रस्तुत दूँगा, लेकिन अभी हम अपने वरिष्ठ योग गुरुओं से बहुत कुछ सीखेंगे और उसी क्रम में हम पहले सक्सेना जी से इस विद्या को हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के सुंदर भविष्य की कामना करते हुए आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।